क्या क्या सब हेडिंग्स था इसके अंदर जो लोग लास्ट क्लास करे? हाँ, अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस में दो टाइप का था, एक क्या था, नॉन डिस्टिलेशन, सबसे पहले ये बताओगे आप लोग मुझे अल्कोहलिक बेवरेजेस में कौन सा हमारा माइक्रोब यूज हो रहा है, कौन सा माइक्रोब यूज हो रहा है? चलो हिंट देती हूँ, उसका नाम है ना ब्रीवर्स ईस्ट, उसका नाम है ब्रीवर्स ईस्ट। आधा वो बताइए तब आधा सबको याद आएगा। सैचेरोमाइसिस सर्वेसी, सैचेरोमाइसिस सर्वेसी अगर ब्रेड बनाने में यूज हो रहा है तो वो बेकर्स ईस्ट है, और वही सैचेरोमाइसिस सर्वेसी कोई दूसरा नहीं है। अगर अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में यूज हो रहा है तो उसको क्या नाम दे रहे हैं, ब्रूअर्स ईस्ट। क्लियर है? ये दो टाइप का है, एक है नॉन डिस्टिलेशन और एक है डिस्टिलेशन। नॉन डिस्टिलेशन में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है, मतलब समझो 5 to 7% होगा, और इसमें आपका 40 to 60% जाएगा डिस्टिलेशन में। नॉन डिस्टिलेशन में दो टाइप का था, एक हम लोग क्या यूज कर रहे थे, ग्रेन यूज कर रहे थे, और दूसरा फ्रूट जूस। इसका एग्जांपल लोगे, जो ग्रेन यूज कर रहे थे उसमें क्या आएगा, बियर, फ्रूट जूस में वाइन, डिस्टिलेशन में विस्की, ब्रांडी, वोडका, रम एक्सेट्रा। ये सब तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब याद है सबको पहले से, ठीक है। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी था 1928 में, फ्लेमिंग के द्वारा। इनका एक्सपेरिमेंट कोई बता सकता है? ये क्या एक्सीडेंटल डिस्कवरी था, कोई बता सकता है क्या था, कैसे हुआ था? हाँ, अनवॉश डिश था। सबसे पहले ये याद करो कि कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। पेनिसिलियम तो गलती से ग्रो करा था, हाँ, स्टेफाइलोकोकस। ये जिस पे काम कर रहे थे ना बैक्टीरिया, वो क्या था, स्पेलिंग स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस हमारा क्या था, बैक्टीरियम था, ये इस पे वर्क कर रहे थे, ये इसका कल्चर कर रहे थे। क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ कि ये थोड़ा नासावधानी ही था, ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करें तो आपको अपने डिशेस को अच्छे से वॉश करना चाहिए, स्टरलाइज करना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। लेकिन ये क्या हुआ कि ये वॉश नहीं करो और उनका रिजल्ट आ गया, ये कोई दूसरा ही चीज का डिस्कवरी कर ले जिसके लिए बाद में नोबेल प्राइज भी मिल गया। तो फिर क्या हुआ कि ये क्या कर रहे थे ना, जब ये इस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, उनका स्टडी मटेरियल ही बैक्टीरिया था, ठीक है। जब ये काम कर रहे थे फिर कुछ इनके क्या थे, जो भी इनके इक्विपमेंट्स थे, जो भी ये डिशेस, जो भी ये ग्लासवेयर्स यूज कर रहे थे, वो अनवॉश्ड रह गए, अनवॉश्ड रह गए, ठीक है। तो अनवॉश्ड रह गए, मान लो ये उनका पेट्री प्लेट है, और इस पे कुछ कुछ, अब जैसे अनवॉश है तो कुछ कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ रेमिनेंट, कुछ बचा हुआ इस पे। क्लियर है? अब कोई भी बचा हुआ कोई माइक्रोब है, जैसे कोई खाना वाना है तो उसके बाद उससे फंगस ग्रो करने लगेगा। जैसे खाना भी अगर रह गया किचन में ऐसे ही तो क्या होगा, उससे फंगस ग्रो करेगा। अगर आप बर्तन को नहीं धोगे 4 दिन तक, जैसे होता है कभी कभी, बहुत किसका साथ ये चीज हुआ होगा कि आप गए गर्मी छुट्टी से एक दिन जस्ट पहले लंच बॉक्स निकालना भूल गए बैग से, या उसके बाद या 3-4 दिन का छुट्टी होने वाला है, लंच बॉक्स बैग में ही रह गया, निकाले ही नहीं, फिर जिस दिन अब अगला दिन स्कूल जाना है तो लंच बॉक्स निकाल रहे हैं,
तो इसमें क्या हुआ है, फंगस ग्रो कर गया, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग बच्चे थे तो डांट पड़ा, ये क्या करे कि इसी में इनको क्या मिला, इनके साथ ही वही हुआ कि अनवॉश रह गया, धुला हुआ नहीं था, जैसे हमारे लंच बॉक्स के साथ होता है जिसमें भी फंगस ग्रो करता है। तो इनका भी जो ये अनवॉश डिशेस था ना, इस पे कुछ मोल्ड ग्रो किया फंगस का, इस पे क्या हुआ, फंगस का कुछ मोल्ड ग्रो करा इस तरीके से, ठीक है। क्या ग्रो करा, फंगस का मोल्ड, फंगस का मोल्ड ग्रो करा, ठीक है। अब वो ये क्या नोटिस करे, वो ये नोटिस करे कि जहां पर ये फंगस का मोल्ड ग्रो कर रहा है ना, वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा है, समझ में आया। वो ये नोटिस करे कि जहां पर ये फंगस का ग्रोथ हुआ है उस जगह पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। फंगस कौन सा था हमारा, फंगस का नाम नहीं बेटा, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, ये वो फंगस था, ठीक है। तो जो इनका अनवॉश्ड डिशेज था उस पे क्या हुआ कि एक फंगस ग्रो करने लगा, फंगस का नाम पेनिसिलियम नोटेटम। और ये चीज उनको ऑब्जर्वेशन था कि जहां पे ये फंगस ग्रो कर रहा है वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। तो यहां से डिस्कवरी हुआ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का, क्लियर है बेटा। क्या हो गया आपको, आप डिस्टर्ब हो, घर गए थे क्या छुट्टी में, तो घर जाने का मन था, क्या हो गया, क्लास में हो, ठीक है। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम ये एक फंगस है, और फंगस क्या करता है बेटा, फंगस अपने आसपास एक केमिकल रिलीज करता है, क्लियर है, अपने आसपास एक केमिकल रिलीज करता है, और जो भी आसपास उसका जो भी माइक्रोब या कोई भी लिविंग चीज है ना उसको खाने लगता है, क्योंकि सैप्रोफाइट होता है। तो ये भी वही काम कर रहा था, तो जो माइक्रोब सही है उसको खाने लगा। तो ये चीज वो ऑब्जर्व करे कि बैक्टीरिया को वो ग्रो करने नहीं दे रहा है, तो एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ, ठीक है, जो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। कौन सा एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ, पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ, समझ में आया। कब हुआ, 1928 में। इसके बाद फिर दो साइंटिस्ट आते हैं हमारे, क्या नाम था, हाँ अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोर, ये दो साइंटिस्ट आते हैं और वो इस पेनिसिलिन का ना फिर कमर्शियल यूज करना सिखाते हैं। डिस्कवरी कौन करे, फ्लेमिंग, लेकिन कमर्शियल यूज करना कौन सिखाए, हाँ चेन और फ्लोरे सिखाए। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा यूज हुआ, क्लियर है। फिर 1945 में ये तीनों को क्या मिला, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, याद रहेगा। अल्कोहलिक बेवरेजेस, सबसे पहले बताओगे कौन सा माइक्रोब है इसमें, अल्कोहलिक बेवरेजेस में, सैचुरोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताओगे डिस्टिलेशन और नॉन डिस्टिलेशन, एग्जांपल्स, वाइन और बियर नॉन डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन में हाँ ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स पे। एंटीबायोटिक्स बेटा आप बताओगे, सागर है ना, आप मुझे पूरा डिस्कवरी समझाओगे, हिंट दूं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का डिस्कवरी करते हैं फ्लेमिंग, ये एक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया का नाम से शुरू करो, अलेक्जेंडर, अच्छा वो आपका हेल्प कर रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ फ्लेमिंग बताइए, आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बता रहे हो, बट आप हेल्प नहीं करो। हाँ हाँ, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी था या बाय चांस डिस्कवरी था, लेकिन सुनो बाय मिस्टेक मत बोला कि बाय मिस्टेक डिस्कवरी था, वो ना बाय मिस्टेक तो नेगेटिव सेंस में आ जाता है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हो बाय चांस डिस्कवरी था, बाय मिस्टेक डिस्कवरी मत बोलना, वो बस समझने के लिए कि किस तरीके से खोज हो गया।
पहले बैक्टीरिया का नाम बताओ, वो कौन से बैक्टीरिया पे कल्चर कर रहे थे, कौन सा बैक्टीरिया पे वो उनका एक्सपेरिमेंट था? लेकिन कॉकस का कोई दूसरा वैरायटी है, कॉकस का कोई दूसरा वैरायटी है, नहीं याद आ रहा है बेटा? आप बताओगे? पहले आप नाम बताना, आपका नाम मैं फिर भूल गई हूँ। आप लोग सब टेस्ट देने तो आओगे ना? आ जाओ तो कल तो आओगे, ठीक है। नाम नाम क्या है आपका? सूरज, ठीक है। हाँ, डिस्कवरी एंटीबायोटिक का। बेटा आप लोग नहीं तो अगली अगली बार से फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले हैं। स्ट्रेप्टोकॉकस थे, चलो मैं बैक्टीरिया बता दूं, स्टेफाइलोकॉकस था, स्टेफाइलोकॉकस। अंतर है दोनों में, स्ट्रेप्टोकॉकस और स्टेफाइलोकॉकस। ठीक है, स्टेफाइलोकॉकस बैक्टीरिया पे वो वर्क कर रहे थे, फिर क्या हुआ? उसमें उनका क्या ऑब्जर्वेशन है उसका तो हमें पता भी नहीं है, उनसे जो गलती हुआ वही फेमस हो गया। इतना टफ नहीं है, बैठ जाओ बेटा, आप बताओगे? अच्छा आपको कभी तो क्वेश्चन ही याद नहीं हो रहा है, क्वेश्चन क्या था? एंटीबायोटिक का डिस्कवरी। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928। स्टेफाइलो ग्रो करने लगा, और फिर ऑब्जर्वेशन क्या था? ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया उनका, फिर ऑब्जर्वेशन क्या देखे वो? बेटा ऐसे आ जाओ, एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या करे, रिजल्ट क्या आया? मतलब जहाँ पे आपका फंगस ग्रो कर रहा है ना, वहाँ पे वो बैक्टीरिया को वो ग्रो करने नहीं दे रहा है। हाँ, वो जो फंगस था वो कैसे केमिकल रिलीज कर रहा है कि उसके आसपास ही बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये तो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। अब रिजल्ट क्या था? हाँ, उसी के थ्रू एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ और उसका नाम उसी के नाम पे पड़ा, पेनिसिलिन। ठीक है, फिर 1945 में 3 लोगों को मिला नोबेल प्राइज। नाम बता दो बस। अच्छा छोड़ो, आप नहीं बताओ, नेक्स्ट बताओ बेटा, आप बताओगे नाम? एब्सेंट का नहीं सुनूंगी मैं भी, बताइए। फ्लेमिंग, जो गले में हम लोग पहनते हैं। हाँ, फ्लोरेट। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब क्या आते हैं? अदर केमिकल्स पे आते हैं, जिसमें हमारा क्या है, माइक्रोब्स का यूज हो रहा है, माइक्रोब्स का यूज हो रहा है। एसिटिक एसिड किसी माइक्रोब की मदद से बन रहा है, क्या है माइक्रोब का नाम? एसिटोबैक्टर। इसके बाद आता है हमारा ब्यूटायरिक एसिड, ये भी किसी माइक्रोब की मदद से बन रहा है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिक। इसके बाद हमारा लैक्टिक एसिड, ये तो सब बताएंगे बेटा, अभी आप नहीं बताओगे, आप लोग बताओ। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, साइट्रिक एसिड, एस्पेरिगिलस नाइगर। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रखोगे, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या हम लोग स्टेटमेंट दिए थे या क्या इंट्रोडक्शन दिए थे? ये सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, ये हमारे वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनके लिए हमें क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, वो हमारा बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो हमारा फंजाई भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारा कोई प्रोटोजोआ भी हो सकता है, वो हमारा वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स भी हो सकते हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? तो अब ये याद रखोगे, एसिडोबैक्टर एक्टी या फिर हमारा क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, लैक्टोबैसिलस, एस्पेरिगिलस नाइगर, इसमें से ये तीन हमारा क्या है,
बैक्टीरिया है इनका। ये 3 बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये सब किससे आ रहा है? किसी बैक्टीरिया के कल्चर से आ रहा है। एस्पेरिगिलस नाइगर ये किससे आ रहा है? फंगस के कल्चर से आ रहा है। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा एक साइक्लोस्पोरिन ए। क्या है साइक्लोस्पोरिन ए? साइक्लोस्पोरिन ए बताइए। ये हमारा क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट ये है कि स्टैटिन इम्यूनोसप्रेसेंट? एक बार देख के बताना। इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यूनोसप्रेसेंट है जो कब काम आता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। किससे बन रहा है ये? एक फंगस से बन रहा है। हाँ, ट्राइकोडर्मा, शायद स्पेलिंग थोड़ा गलत होगा, एक बार स्पेलिंग बता देना। ठीक है, ट्राइकोडर्मा बेटा कौन सा फंगस होगा, कोई आइडिया है? हाँ, पॉलीस्पोरम। कौन सा फंगस है ये? 4 ग्रुप ऑफ होता है फंगस का, क्या क्या? फाइकोमाइसिटीज, एस्ट्रोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये चारों में से कोई 4 ग्रुप है फंगस का, उसमें से किसी एक में आता है ट्राइकोडर्मा। चलो मैं बता देती हूँ, ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर है, ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर। क्लियर है? इसके बाद स्टैटिन हमारा किससे आता है? ईस्ट से आता है, मोनास्कस पुरपुरस से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। जीनस का अगर स्पेलिंग नहीं आ रहा होगा ना तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो, गलत नहीं होता है, और ये मुझे ऐसे ही याद रहता है, मोनास्कस पुरपुरस से। सब साइंटिफिक नेम है, किसी कोई लैटिन डेराइव्ड होता है, कोई आपका नहीं, सिर्फ लैटिन डेराइव्ड ही होता है। आपका जितना भी साइंटिफिक नेम होता है ना, सारा लैटिन डेराइव्ड ही होता है। लैटिन सारा लैटिन लैंग्वेज में होता है। आप लोग ये पढ़े हो क्लास 11 का ना, चैप्टर 1 में। हाँ, कि द लिविंग वर्ल्ड में कि साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है। तो एक है आपका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए, उसके बेसिस पे आप लोग क्या देते हो? हाँ, नॉमेनक्लेचर होता है, नेमिंग होता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। तो रूल्स, पहला रूल तो यही है कि कोई भी साइंटिफिक नेम है ना, ये आपके लैटिन लैंग्वेज में होगा, इररिस्पेक्टिव कि वो कहाँ डिस्कवर हुआ। वो इंडिया में हुआ, वो पाकिस्तान में हुआ, वो बांग्लादेश में हुआ, वो अमेरिका में हुआ, वो रशिया में हुआ, कहीं भी डिराइव हुआ, वो कहीं भी उस चीज का डिस्कवरी हुआ, नेमिंग होगा लैटिन में। ठीक है, इसके बाद ये सारे तो हो गए हमारे केमिकल्स। अब कुछ आते हैं ना, जैसे डिटर्जेंट। ठीक है, हमारे कपड़ों में लग जाते हैं तेल का दाग, तो वो साफ कैसे होता है? तो उसके लिए आप यूज करोगे लाइपेज। लाइपेज नाम से क्या लग रहा है ये लाइपेज? लिपिड, लिपिड का मतलब लिपिड प्रोटीन नहीं है बेटा, लिपिड इज अ डिफरेंट थिंग। लिपिड क्या है? लिपिड फैट एंड ऑयल होता है। ठीक है, लिपिड क्या होता है हमारा? फैट एंड ऑयल। और इसको खत्म करने के लिए एंजाइम है। लिपिड के लिए एंजाइम का क्या नाम है? लाइपेज। लिपिड के लिए एंजाइम का क्या नाम है? लाइपेज। तो फैट एंड ऑयल, लिपिड हमारा फैट एंड ऑयल है, इसको खत्म करने के लिए एंजाइम है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, वसा मतलब फैट। हाँ, लाइपेज लिपिड, इसका क्या डाइजेशन करेगा? हाँ, ऑयल और फैट, लिपिड का डाइजेशन करेगा। लिपिड का डाइजेशन करेगा वो हमारा लाइपेज है। जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीएज। एक और टर्म लिखा हुआ है, वो पेक्टिन का डाइजेशन करेगा, पेक्टिनेज। नाम समझ में आ रहा है?
ये सब आप लोग इस चैप्टर पे पढ़े होंगे मुझे लगता है बायोटेक्नोलॉजी में। कोई चीज का मतलब हम लोग कोई भी, जैसे हमने डीएनए निकालना है तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सेल वॉल डिग्रेड करेंगे तो सेल्यूलेज यूज करेंगे, फिर इसके बाद आरएनए को डिग्रेड करेंगे तो आरएनएज यूज करेंगे, प्रोटीन को करेंगे तो प्रोटीजेज यूज करेंगे, ठीक है। अगर फंगस का सेल है तो काइटिनेज यूज करेंगे। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? तो लिपिड का डाइजेशन करना है तो लाइपेज यूज करेंगे। तो ये हमारा डिटर्जेंट में यूज हो सकता है, डिटर्जेंट में, इसीलिए तो तेल का दाग हटता है कपड़ों से, है ना, इसीलिए हटता है। ऑयल एंड डर्ट को हटाने के लिए हमारा क्या है, डिटर्जेंट। इसमें हमारा क्या है, लाइपेज मिला हुआ है। ये लाइपेज कैसे आया, माइक्रोब से आया, माइक्रोब का नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया। फिर आता है हमारा प्रोटीन और पेक्टिन का डाइजेशन करना है। इसका एग्जांपल दिया हुआ ना, जैसे फ्रूट जूसेस जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, जो पैक्ड आते हैं, जो टेट्रा पैकेट्स में आता है, और एक जो हम लोग ठेले पर से खरीदते हैं, ये जो शॉप से खरीदते हैं डायरेक्टली, जो तुरंत ही फ्रेश निकाल करके सर्व करते हैं। तो आप देखोगे जो तुरंत फ्रेश निकाल के सर्व होता है ना, तो वो आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, उसमें आपको फ्रूट का रेसा रेसा फाइबर्स मिलेगा, मिलता होगा, है ना। तो वो हमारा प्रोटीन और पेक्टिन ही है। वो आपका जूस क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन जो आपका टेट्रा पैक में आता है, जैसे रियल का जूस या उस तरीके का फ्रूटी माजा, ये हमारा क्या है, क्लियर लिक्विड है। तो वो क्लियर क्यों हुआ, उसमें जो भी प्रोटीन और पेक्टिन था उस चीज का डाइजेशन कर दिया गया, ठीक है। क्लियर फ्रूट जूस बनाने के लिए, क्लियर फ्रूट जूस बनाने के लिए उस चीज का क्या कर दिया गया, क्लीनिंग कर दिया गया, प्रोटीन और पेक्टिनेज यूज करके। समझ में आया, बस यही है। अच्छा, इसका फंक्शन ही बताना, स्टैटिन ये क्या करता है ना, ये क्लॉट बस्टर इसको कहते हैं, क्लॉट बस्टर। जब किसी का सर्जरी होता है ना, हार्ट का सर्जरी होता है, तो क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग होने लगता है, तो ये क्लॉट को खत्म करता है स्टैटिन, ठीक है। ये सारे आपके केमिकल्स है, ये सारे किससे डराइव है, वो है, एक बार पढ़ लो फिर रिवाइज करेंगे। बेटा आप लोग साथ में नहीं बैठोगे, आप लोग बहुत बात करते हो। इम्यूनोसप्रेसेंट क्यों यूज किया था, चलो ये प्रीवियस चैप्टर का थोड़ा हो गया। क्यों यूज किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, एंटीबॉडीज को बना कौन रहा है। अच्छा ठीक है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर गए, या बस मुझे बताओगे कि ये जो होता है इम्यूनोसप्रेसेंट यूज कर रहे, किसके अगेंस्ट यूज कर रहे, हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी के अगेंस्ट में कर रहे हैं कि सेल्यूलर इम्यूनिटी, सेल्यूलर टी लिम्फोसाइट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गन जो हमारे बॉडी का वो याद कौन रखा है, टी लिम्फोसाइट यूज रखा है, तो टी लिम्फोसाइट के लिए यूज किया जाता है। टी लिम्फोसाइट सेल्यूलर के लिए, ठीक है। इधर से केमिकल बताएंगे, फिर उधर से बैक्टीरिया का नाम बताएंगे। पहले आप लोग कोई केमिकल बताओ, कुछ भी बताओ, बुक्स वगैरह बंद कर दो 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये सब याद होगा वही है ना, बुक में दिया हुआ है, कॉपी में लिख लोगे, लेकिन दिमाग में याद होना चाहिए। इसका फोन बज रहा है, किसी का पता ही नहीं है, फोन बाहर निकाल दो। पहले मुझे लिखने दोगे, मैं पूछूंगी उधर से। एसिटिक एसिड, आप बताओगे, नहीं आप बताओ। एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। अब कोई केमिकल का नाम आप बताओ। साइट्रिक एसिड है, ठीक है। आप बताओगे बेटा, साइट्रिक एसिड, पास कर दो किसी पे, जल्दी पास कर। सुनी नहीं बेटा, आप पे पास हो गया क्वेश्चन, अब क्या लिख रहे हो, क्यों लिखना, अभी नहीं लिखने बोली हूँ। साइट्रिक एसिड, अभी तो बहुत
कोई बोल चुके हैं, यहाँ तक मेरे तक आवाज आ रहा है, इधर से भी बोल रहे, इधर से भी बोल रहे। अब वो भी बोलना शुरू करिए, सोच रही है क्या है नेक्स्ट, तो भी पर आएगा क्या? जल्दी नहीं तो फिर पास करो अपनी साइड। हाँ ठीक है, वो अपने समझिए उसी में पास होगा। जल्दी बताओ। एस्पैरागुलस नाइगर। एक चीज और आप बताओगे, एक चीज और बताओगे, ये क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटिक क्या है? फंगस है कि आपका बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया है। तो ये क्या है? एस्पैरागुलस नाइगर। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। आप एक केमिकल का नाम बताओगे? ब्यूटायरिक एसिड। आप डिसाइड करो इधर, तो कौन बताएगा? ब्यूटायरिक एसिड। जल्दी डिसाइड करो कौन बताएगा। हाँ स्नेहलता बताएगी, बताओ जल्दी। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। बैठ जाओ बेटा, आप भी बैठो। आप कोई केमिकल का नाम बताओगे? ठीक है, डिसाइड कर लो कौन बताएगा। नहीं अब तो वो बता रही लैक्टिक एसिड। कौन बताएगा? ठीक है बैठ जाओ। श्वेता को दूसरा केमिकल बताओ। ईस्ट। ईस्ट भी केमिकल थोड़ी है। हो गया सारा, हो गया ऊपर का। अब जो इम्यूनोसप्रेसेंट, आप वो नाम बता दो। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या है? अच्छा पीछे भी पास कर सकते हो, वो लोग को तो एडवांटेज मिल गया, लोग पे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन है। ठीक है, अब डिसाइड करो कौन बताएगा लड़कों में से। आपके साइड से भी बता सकते हैं, दोनों रो से आप बताओ। 3 लड़के, तीनों में से कोई भी एक बताए। जल्दी बताओ। सूरज ठीक है, खड़े हो जाओ। हाँ ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या है बेटा? फंगस है कि बैक्टीरिया है? हाँ फंगस है। फंगस में कौन सा फंगस है? तो बताई थी, ड्यूट्रोमाइसिटीज से आता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज जो इम्परफेक्ट फंजाई है, जिसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं ढूंढा गया था, याद है? ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, अब आप मुझे कोई केमिकल का नाम बताओगे। कोई केमिकल का नाम जल्दी बताओ। अच्छा आप ये भी बता सकते हो डिटर्जेंट में क्या यूज करें, वो सब फंक्शन दूसरे लोग बताएंगे, कुछ भी बोल सकते हो। जितने यहाँ पे हेडिंग्स दिया हुआ सब आपको बताना है, सब पॉइंट्स दिया हुआ है। डिटर्जेंट में हिंट भी दिया, बताओ क्या केमिकल यूज हो रहा है, इसका फंक्शन क्या है। अब आप बताओ कौन बताएगा गर्ल्स में से? वो तो आपको ऐसे ही सारा बता रहे हैं, वो तो बता ही लेगा। ये सब भी वही बताया है पीछे से। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन पे इनडायरेक्टली सारे क्वेश्चन है, वो लोग सब आंसर करते रहते हैं बैठे बैठे। फर्स्ट बेंच से जो इधर है, फंक्शन फैट्स एंड ऑयल को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। हाँ किस में पाया जाता है ये? इसको तो लिपिड कहते ही है। डिटर्जेंट में पाया जाता है। अब आपको केमिकल का नाम बताओ। स्टैटिन्स। बताओ कौन बताएगा? देख लो उधर देख के। अंजलि बताएगी। अंजलि बताएगी स्टार्टिंग। हाँ एम मैं भी नहीं लिखी थी, चलो ठीक है एम मैं कंसिडर करूंगी। ये बता दो किस स्पीशीज का नाम? मोनास्कस है वैसे उसका नाम। हाँ मोनास्कस। हाँ
बेटा हो सकता है स्पेलिंग गलत होगा मोनास्कस का, पुरपुरियस, यही नाम नहीं है, ठीक है। बैठ जाओ, एक लास्ट में बच रहा है, कौन बताएगा? कोई एक जन खड़े होकर बता दो अपने से। पेक्टिन, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, क्लियर बॉटल जूस, क्लियर बॉटल जूस के लिए, ठीक है। ये है क्या मोनास्कस पुरपुरियस? मोनास्कस पुरपुरियस क्या है? ईस्ट। ठीक, चलो अब इतना पहले लिखते हैं, फिर हम लोग इसके बाद आएंगे किस पे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे। सीवेज ट्रीटेड प्लांट ही आपका सबसे बड़ा होगा इस पे। वैसे इंडस्ट्रियल वाला तो था ही बड़ा, लेकिन क्या है 3 सब हेडिंग्स दिया हुआ है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपका इंडिविजुअल एक बड़ा आंसर बनता है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, आप बताओगे, आप तो कोई आंसर नहीं करोगे। आप मुझे बताओगे स्विस चीज के लिए क्या यूज किया जाता है? स्विस चीज बनाने के लिए, स्विस चीज पहला क्लास करे हो? अच्छा करेंगे नहीं हो पहला क्लास? बेटा आप बताओ स्विस चीज। हाँ, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। बैठ जाओ। अंशु, अंशु है ना? हाँ, रॉकफोर्ट चीज, हाँ रॉकफोर्ट, ये क्या है? फंगस है कि बैक्टीरिया है? और ये प्रोपियोनी, वो तो नाम से पता चला प्रोपियोनी बैक्टीरियम, वो बैक्टीरिया से, ठीक है। बैठ जाओ। टॉडी क्या होता है? टॉडी, हाँ पाम ट्री के हिसाब से बनता है, ठीक है। कहाँ तक लिख रहे थे एंटीबायोटिक्स में? डिस्कवरी का लास्ट टाइम बताओ। आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम, यही था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम लिखोगे, नेक्स्ट टाइम पैराग्राफ चेंज करें। इट्स फुल पोटेंशियल, इट्स फुल पोटेंशियल, इट्स फुल पोटेंशियल, हाँ इट्स फुल पोटेंशियल, फुल FULL, its full potential as a commercial antibiotic, its full potential as a commercial antibiotic, as a commercial antibiotic, commercial antibiotic is done by, कौन किए थे? हाँ चेन एंड फ्लोरे, लेकिन पूरा नाम लिखेंगे, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, इज डन बाय, नहीं अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, हाँ पूरा नाम लिखोगे, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, ठीक है। इसी पे लिखोगे दिस एंटीबायोटिक वॉज, this antibiotic was, same line, same line, this antibiotic was extensively मतलब बहुत हद तक, extensively used to treat American soldiers, to treat American soldiers during World War II, during World War II, This antibiotic was extensively used to treat American soldiers during World War II. पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे, फ्लेमिंग कॉमा चेन कॉमा फ्लोरे, मतलब ये तीनों साइंटिस्ट, फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे were awarded the Nobel Prize, awarded the Nobel Prize
in 1945 for this discovery. 1945 for this discovery. ठीक है, अब लिखोगे chemical enzymes and other bioactive molecules. Chemicals, enzymes and other bioactive molecules. Chemicals, enzyme and other bioactive molecules. Chemical, enzyme and bioactive molecules. Bioactive molecules. देखो लिखना तो यही है, लेकिन एक सीक्वेंस में लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे एसिटिक एसिड, एसिडोबैक्टर, और ब्रैकेट में लिखोगे इट इज अ बैक्टीरिया। हाँ, ये चार पहले लिखो, ये चार अभी सिर्फ लिखना, ठीक है। ये चार सिर्फ लिखो, बस इसी को लिखना। इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? इथेनॉल का कौन सा माइक्रोब से यूज हो रहा है? इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल। इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, इससे ही हो रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस बेटा बैक्टीरिया है। सैचेरोमाइसिस सर्विस, ये चार पहले लिखो, फिर लिखना इथेनॉल का। ये चार लिखो, फिर लिखना इथेनॉल। साथ में ब्रैकेट में लिख लो कि वो बैक्टीरिया की फंगस है। फंगस से एक है साइट्रिक एसिड, बाकी तीन हमारा क्या है? बैक्टीरिया से हो रहा है। मैं कैसे याद रखी हूँ इस चीज को? LAB याद रखती हूँ। LAB याद रखो। LAB मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नहीं। L से लैक्टिक एसिड, A से एसिटिक एसिड, B से ब्यूटाइलिक एसिड। तो ऐसे याद रहेगा कि अगर साइट्रिक एसिड है तो वो किससे हो रहा है? तो फंगस से हो रहा है। ये हो गया। फिर लिखो इथेनॉल। चलो इसमें लिखोगे सैचेरोमाइसिस सर्वेसी, सैचेरोमाइसिस सर्वेसी। अभी तक याद हो जाना चाहिए इसका स्पेल, सैचेरोमाइसिस, सैचेरोमाइसिस सर्वेसी। ब्रैकेट में लिख लो ईस्ट चाहिए। अब हेडिंग दोगे माइक्रोब्स, इतना लिखने के बाद हेडिंग दोगे माइक्रोब्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स, microbes used for the production of enzymes. Microbes used for the production of enzymes. For the production of enzymes. पहला लिखोगे pectinase and proteases. Enzymes. Pectinase and proteases. Pectinase and proteases. These enzymes are used. These enzymes are used. These enzymes are used for clearing. Enzymes are used for clearing the bottled fruit juices. The bottled, clearing the bottled fruit juices. Bottled fruit juices. दूसरा लिखोगे लाइपेज, दूसरा लिखोगे लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज में लिखोगे these are lipid dissolving enzymes. These are lipid dissolving enzyme. These are lipid dissolving enzyme used in detergent formulations. Used in detergent formulation. Used in detergent formulation. Used in detergent formulation and are helpful in removing oil stains from the laundry.
लॉन्ड्री, लॉन्ड्री जहाँ कपड़े धुलाते हैं। इसके बाद लिखोगे साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, नहीं नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए। अभी हम लोग एंजाइम्स का बात करें, पहले हो गया पेक्टिनेज प्रोटीज, दूसरा लेके लाइपेज, अब लिखो साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, फंगस, साइक्लोस्पोरिन ए में लिखोगे फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम is used as an immunosuppressive agent, as an immunosuppressive in organ transplant, in organ transplant patient, in organ transplant patient, patient, in organ transplant patient. नेक्स्ट लिखोगे स्टैटिन, स्टैटिन्स, 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 ईस्ट मोनास्कस पुरपुरियस, ईस्ट मोनास्कस पुरपुरियस। बेटा यही नाम है, हंसी क्यों आ रहा है? वैसे ये सब नाम पहले याद आता है, ये सब नहीं बोलोगे नाम। East Monascus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agent, as blood cholesterol lowering agent, commercially used as blood cholesterol lowering agent, blood cholesterol lowering agent. It acts by competitively inhibiting the enzyme. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of inhibiting the enzyme, competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol, responsible for, बेटा कहोगे, for the synthesis of cholesterol. एक और एंजाइम हम लोग भूल गए लिखना, इसके बाद लिखोगे स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसका बैक्टीरिया अब नहीं भूलोगे, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ठीक है, नाम से ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस। देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज, it is produced by bacteria streptococcus, it is produced by bacteria streptococcus, it is produced by bacteria streptococcus, it is produced by bacteria streptococcus and modified by genetic engineering, and modified for genetic engineering, and modified by genetic engineering, is used as a clot buster, is used as a clot buster. क्लॉट बस्टर में स्टार्टिंग में बोल दी थी ना शायद, ये होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज में होगा, ठीक है, तो उसमें लिखे नहीं हो ना, उसमें लिखे नहीं हो, मैं शायद समझाने टाइम गलती से बोल दी थी। स्टैटिन में क्या यूज होता है, क्या काम आता है इसमें, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। क्लॉट बस्टर कौन काम करता है एज अ क्लॉट बस्टर, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है।
produced by bacteria Streptococcus and modified by genetic engineering, is used as a clot buster for removing clot from the blood vessels of patients. For removing clots from the blood vessels of patients. CLOTS, clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction, leading to heart attack. एक बार ये सबका रिकॉल कर लेते क्या क्या इसका यूजेज है. साइक्लोस्पोरिन ए, क्या काम है साइक्लोस्पोरिन ए का? इम्यूनोसप्रेसेंट. लाइपेज, हाँ, फैट एंड ऑयल को डाइजेस्ट करने में, डिटर्जेंट में यूज होता है. स्टैटिन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में. ठीक है, हमारे बॉडी में जो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहा है ना, हमारे बॉडी में जो एंजाइम या केमिकल जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहा है, इसको रोक रहा है. वो क्लियर है? पेक्टिन और प्रोटीएज, क्लियर बॉटल जूसेस. और स्ट्रेप्टोकाइनेज, हाँ, क्लॉट बस्टर्स. ठीक है, इसके बाद हो गया यहाँ तक. नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. क्या है टॉपिक का नाम? सीवेज ट्रीटमेंट. माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट में ना माइक्रोब्स का रोज काम आ रहा है, रोज ये काम आ रहा है. ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं. हम लोग क्या कर रहे हैं? खाली पानी गंदा कर रहे हैं. हमारा बस एक ही काम है, हम लोग बस पानी यूज कर रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं. लेकिन वो किस तरीके से वापस से सारा कुछ प्यूरिफाई करके उसको रिवर्स में डाला जाता है. बहुत जगह बिना प्यूरिफाई किए रिवर्स में डाला जाता है. तो वहां से क्या होगा? जहाँ पे बिना प्यूरिफाई किए सीधा घर का ही जो पाइपलाइन है सीधा निकल रहा है, इसमें रिवर्स में गाँव में ऐसा हो जाता है. क्या होता है फिर? वहां पे वाटरबॉर्न डिजीजेस बहुत आ जाएंगे. वाटरबॉर्न डिजीजेस, क्या क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे वाटरबॉर्न डिजीजेस का? टाइफाइड हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, इसके बाद फिर डिसेंट्री हो सकता है. ये सब पानी के कारण हो रहा है. ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी सीवेज हमारे घर से निकलता है, इसको हम लोग टर्म देते हैं सीवेज या फिर म्यूनिसिपल वेस्ट. इसको पहले ना बेटा ट्रीट किया जाता है. ठीक है, ताकि वो कम पॉल्यूटिंग हो. ये क्या है? ये जो हमारा सीवेज या म्यूनिसिपल वेस्ट है, ये क्या है? बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है बहुत ज्यादा. इसको डायरेक्टली अगर हम लोग रिवर्स में डाले या स्ट्रीम्स में डाले तो क्या होगा? सिर्फ हम लोग पानी गंदा कर रहे हैं. ठीक है, क्या हो रहा है? सिर्फ पानी गंदा हो रहा है वहां पे. तो जो घर से निकल रहा है, जो घर से इस तरीके से वेस्ट निकल रहा है, तो ये क्या होता है? सबसे पहले पूरा ट्रीट किया जाता है, उसका जो पोल्यूशन है उसको बहुत ज्यादा डिक्रीज किया जाता है और फिर उसको रिवर्स में डाला जाता है. क्योंकि पानी जाएगा कहाँ? पानी को कहीं भी भेजोगे, पहले आप उससे जो आप पोल्यूशन की हो ना, पहले आप उसको साफ करो फिर आप भेजो. ठीक है, नहीं तो आप अपने नेचुरल वाटर बॉडीज को क्या कर रहे हो? पोल्यूट करते जा रहे हो. तो क्या किया जाएगा इसमें? दो तरीके से होता है. एक होता है फिजिकल और एक होता है बायोलॉजिकल. एक होता है फिजिकल और एक होता है बायोलॉजिकल. ठीक है, ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है और बायोलॉजिकल हमारा क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सोच के बताओ क्या किया जाएगा? जैसे आप देख रहे हो तालाब गंदा है, क्या करोगे? पहले आपको दिख कैसे रहा है कि तालाब गंदा है? पानी हाँ ग्रीन टाइप का रहता है. आप लोग का पता है एक टॉपिक हट गया है, नहीं तो एक इकोसिस्टम से ही हटा है वो टॉपिक, सक्सेशन वाला.
वो थोड़ा इससे रिलेटेड हो जाता। चलो वो मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें होता क्या है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करोगे, पानी ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहले हमें उसको कुछ ऐसे दिख रहा है, प्लास्टिक का रैपर्स, कुछ बॉटल्स, कुछ कैंस, कुछ मतलब मोटे मोटे टाइप के सामान जो हमें विजिबली दिख रहा है आंख से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के सामान को हटाएंगे। ये सब तो हम लोग फिजिकली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ना बेटा, जहां आपका क्या कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, पानी पास कर रहा है, तो इस तरीके से जाली जैसा कुछ लगा दिया जाएगा, इस तरीके से मोटा जाली टाइप का कुछ लगा दिया जाएगा। तो जो मोटा मोटा सामान है वो यहाँ पे फंस गया, बाकी का क्या हुआ, पानी आपका क्रॉस कर गया, ठीक है। सबसे पहले आपका सबसे प्राइम लेवल पर इस तरीके का काम होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या काम हो रहा है, फिजिकल का फिल्टरेशन कर रहे हैं, फिल्टरेशन कर रहे हैं। जो मोटा पार्टिकल है उसको इस तरफ रख रहे हैं और जो पानी है जो उससे छोटा पार्टिकल है जो पास कर गया, तो फिल्टरेशन की, ठीक है। फिल्टरेशन के बाद इसको हम लोग डाल लेंगे एक ग्रिट चेम्बर में। ग्रिट चेम्बर में, ग्रिट चेम्बर में क्या होगा, ग्रिट चेम्बर में क्या होगा, ग्रिट मतलब होता है ना बेटा सॉइल, सॉइल जो मोटा मोटा पार्टिकल होता है ना सॉइल का, या जो स्टोन्स होते हैं, पेबल्स जिसको कहते हैं, ईटा पत्थर, वो सब यहाँ पे सेटल डाउन करेगा। ग्रिट चेम्बर में क्या हुआ, ग्रेविटी की मदद से, ग्रेविटी यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई भी केमिकल, कोई भी माइक्रोब अभी तक यूज नहीं कर रहे, इसलिए ये हमारा फिजिकल है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी की मदद से क्या होगा, पेबल्स एंड स्टोन, पेबल्स, स्टोन एंड सॉइल पार्टिकल, वैसे पेबल और स्टोन एक ही चीज हो गया, पार्टिकल सेटल डाउन, ये सेटल डाउन किया, क्लियर है। ग्रिट चेम्बर के बाद इसको हम लोग डाले सेडिमेंटेशन टैंक में। किसमें डाले, सेडिमेंटेशन टैंक में डाले। सेडिमेंटेशन मतलब, सेडिमेंटेशन मतलब सेडिमेंट कर रहा है, मतलब सेटल डाउन कर रहा है। इसमें भी वही चीज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या, इसमें पार्टिकल सेटल डाउन कर रहे हैं ना। यहाँ पे समझो जो भारी चीज है ना, जो थोड़ा डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, वो यहाँ पे क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा। जो भारी भारी सामान है ना, जो भारी भारी है, सॉइल पार्टिकल अगर भारी है, यहाँ पे आपका क्या है, ग्रिट चेम्बर में बेटा जो स्टोन है जिसका साइज थोड़ा बड़ा है, जिसका साइज थोड़ा बड़ा है, वो यहाँ पे सेटल डाउन करेगा। और यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हो रहा है, जो और भी पार्टिकल है वो क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा। ये अपने डेंसिटी के बेसिस पे करेगा, क्लियर। और ऊपर में हमारा क्या रह गया, थोड़ा क्लियर पानी, इस ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं ना इफ्लुएंट, ठीक है, इफ्लुएंट या फिर सुपरनेटेंट। क्या नाम है, सुपरनेटेंट या इफ्लुएंट। दिख रहा है ना पीछे तक, इफ्लुएंट और सुपरनेटेंट, यहां तक का जितना भी काम हुआ ये हमारा क्या था, फिजिकल था, क्लियर है। अब यहां से हम लोग इसको डालेंगे बायोलॉजिकल में। यहां से आपका क्या शुरू हो रहा है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, या फिर जिसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहां पर इसको हम लोग डालेंगे एजिटेशन टैंक में, एजिटेशन टैंक में। देखो जो भी डेंसिटी के हिसाब से भारी चीज था वो यहीं रुक गया, वो यहीं पे रुक गया, ठीक है। और जो ऊपर में हमारा क्या बचा, इफ्लुएंट बचा या सुपरनेटेंट बचा, इसको हम लोग किस में डालें, एजिटेशन टैंक में डालें। एजिटेशन टैंक में हमारे कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट है, इसमें हमारे क्या प्रेजेंट है, एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करेगा। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है, थोड़ा सा आप लोग इकोसिस्टम याद करो, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर्स। अब बताओ डिकम्पोजर्स का क्या काम, नहीं उल्टा बोल, हाँ
एरोबिक माइक्रोब्स है, ये क्या काम करेगा, ऑर्गेनिक को अब कंज्यूम करेगा और इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक को कंज्यूम करेगा और इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। फिर ये क्या बनाएगा, फ्लॉक्स बनाएगा। फ्लॉक्स समझो मेस लाइक स्ट्रक्चर, मेस लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका फंजाई भी ग्रो कर रहा है, फंजाई एंड बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, मेस लाइक स्ट्रक्चर जिसमें आपका फंजाई और बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। फिर यहां से इसको हम लोग डालेंगे सेटलिंग टैंक में, यहां से इसको किस में डालें, सेटलिंग टैंक में। यहां का भी सेम कहानी है, यहां पे इसको हम लोग सेटलिंग टैंक में डालें, यहां पर भी इसका जो इफ्लुएंट बचा। अब क्या हुआ यहां पर कि आपका माइक्रोब्स क्या कर चुका है, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में तोड़ चुका है, मतलब प्यूरिफिकेशन बहुत हद तक हो चुका है, क्लियर है। और अब आपका ये जो इफ्लुएंट बचा इसको आप लोग क्या करोगे, अब रिवर्स में एंड वाटर बॉडीज में डाल सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पे माइक्रोब्स के फंक्शन करने के बाद, माइक्रोब्स जब फंक्शन किया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर ये सेटल डाउन किया और यहाँ पर जो इफ्लुएंट बचा अभी आपका थोड़ा साफ हो चुका है और इसको हम लोग डायरेक्टली कहाँ डाल सकते हैं, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज में, समझ में आया। और ये जो रिमेनेंट बचा है, इसमें हमारा भर भर के क्या है, माइक्रोब्स प्रेजेंट है, भर भर के माइक्रोब्स प्रेजेंट है। तो इसमें से हम लोग क्या करने वाले, इसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है, तो कैसा माइक्रोब्स है इसमें, ऑर्गेनिक, सॉरी इसमें हमारा एरोबिक के एनारोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट है, नहीं एरोबिक यही वाले माइक्रोब्स प्रेजेंट। तो यहाँ जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है ना बेटा, इसमें से थोड़ा सा हम लोग माइक्रोब्स लेके इसमें डाल देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनोक्यूलम। इनोक्यूलम मतलब थोड़ा सा याद करके बताओगे, जोरन डालते हैं जो, इनोक्यूलम मतलब, इनोक्यूलम हाँ दही जमाने के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा माइक्रोब लेकर के वापस हम लोग एजिटेशन टैंक में डालेंगे और एजिटेशन टैंक में हमारा क्या है, माइक्रोब्स है। तो माइक्रोब्स आया कहाँ से, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल कुछ डालेंगे और वही फिर मल्टीप्लाई करेगा, स्टार्टिंग मटेरियल कुछ डालेंगे और वही फिर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने वाले, क्लियर है। ये एजिटेशन टैंक में एक ये ओवरव्यू समझ लो, ये एक ओवरव्यू समझ लो, समझ में आया। थोड़ा सा माइक्रोब डाले हम लोग किसमें, इनोक्यूलम में डाले। अब ये जो बाकी का जो माइक्रोब्स है ना, या ये जो बाकी का ये जो सामान बचा, ये जितना भी कुछ बचा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया से ट्रीट करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया से ट्रीट करेंगे, ठीक है। देखो बेटा क्या हो गया, नहीं घुस रहा है दिमाग में, एक आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, क्या नाम है इसका, फिगर 8.7, देख लो कितने सारे टैंक्स, हाँ सीवेज प्लांट है, सीवेज प्लांट है ना, सीवेज प्लांट है, देख लो कितने सारे टैंक है एक ही जगह पर है, यही सब ऐसे ही पास कर रहा है, ये चीज ऐसे ही पास कर रहा है। बस ये चीज समझो कि यहाँ पर हमारा ये जो एनारोबिक है ना, क्या हो गया, परेशान हो गए पढ़ करके, बेटा ये हमारे घर का कचरा निकले जो साफ किया जा रहा है, ये हमारे घर से कचरा निकल रहा है जो इतना साफ किया जा रहा है। जब टैंक का नाम पढ़ने को मिला तो कितने एकदम परेशान हो गए हम लोग खाली एक ही टैंक पता जो हमारे घर में पानी का लगा हुआ है, और पानी बर्बाद भी बहुत हो रहा होता है। यहाँ पर क्या है कि पानी का वैसा दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन जब बड़े बड़े शहर में जाओगे ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वहां पे ये इतने तेजी से काम ही नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है वहां पर, डिजीजेस बहुत फैल रहे हैं, पानी हर घर में पहुंच ही नहीं रहा है, जो नल में भी जो पानी आ रहा है वो भी खरीदना पड़ रहा है बाहर से। तो वहां पे अब लोगों को पानी का वैल्यू पता चल गया। अभी तक इस तरफ झारखंड बिहार में नहीं पता चला पानी का वैल्यू, इधर अभी बहुत पानी है। जबकि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ड्रिंकिंग वाटर है
भले ही 75% पानी से कवर्ड है अर्थ, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर बस 1% या उससे भी कम है। तो अब ये जो माइक्रोब्स है ना, ये जो यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स है, इसमें हम लोग अभी एनारोबिक बैक्टीरिया को मिक्स करें, ठीक है। अब यहाँ से ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, वो है हमारा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S गैस, ठीक है। और ये फिर यहाँ से आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो बायोगैस है, और ये यूज हो रहा है किसमें, बायोगैस में, क्लियर है। और ये जो यहाँ पर इफ्लुएंट बचा था, ये हमने क्या करे, साफ करके वापस से वाटर बॉडीज में मिला दी। यही है पूरा कहानी। सीवेज या म्यूनिसिपल वेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सबसे पहले फिल्ट्रेशन किए, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको हटाया गया, ठीक है। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको हटाया गया। फिर क्या किया, ग्रिट चेम्बर में डाला गया, जो क्या किया, स्टोन और पेबल को हटाया, ठीक है। फिर सेडिमेंटेशन टैंक में डाला गया। फिर जो इफ्लुएंट है इसको फर्दर आगे पास किया गया। जो ऊपर बचा बेटा, जो इसका डेंसिटी ज्यादा था वो नीचे बैठ गया, और जो ऊपर जो बचा उसको क्या करे, हाँ, इफ्लुएंट जो बचा इसको फिर हम आगे हम लोग किसमें यूज करें, सेकेंडरी में। यहाँ पे बायोलॉजिकल यूज होगा। फिर आया हमारा एजिटेशन टैंक। क्या आया, एजिटेशन टैंक। एजिटेशन टैंक में हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एयर का सप्लाई भी देते हैं। बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर का सप्लाई दे रहे हैं, और वो घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है जिसको ऑक्सीजन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो एजिटेशन टैंक में हम लोग बाहर से एयर का सप्लाई भी दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक को, जो पानी में ऑर्गेनिक डिसॉल्व है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद ये बैक्टीरिया हमारा फ्लॉक्स बनता है, जिसको मेस कहते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बनता है, ठीक है। और ये फर्दर क्या कर रहा है, फर्दर आपका डिग्रेड कर रहा है, फिर आप इस पूरे को किस में डालें, एक सेटलिंग टैंक में डालें। जो ऊपर बचा इफ्लुएंट इसको कह रहे हैं, इसको हम लोग अब डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज में डाल सकते हैं, क्लियर है। और जो नीचे जो जिसमें माइक्रोब्स बच रहा है, ये क्या काम आ रहा है, इसको हम लोग किस में डाल रहे हैं, थोड़ा सा एज ए स्टार्टिंग मटेरियल किस में डाले, एजिटेशन टैंक में डाले, ताकि वो माइक्रोब्स क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। और बाकी का एनारोबिक बैक्टीरिया के साथ क्या हो रहा है, ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S गैस रिलीज कर रहे हैं। जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया के साथ मिक्स करता है ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम हो जाता है, और वहाँ पे जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्लियर है। अब एक और टॉपिक इसी में दिया हुआ है आप लोगों का, वो समझने वाला है, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। क्या होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऐसा समझो BOD ज्यादा मतलब पोल्यूशन ज्यादा, BOD ज्यादा मतलब पोल्यूशन ज्यादा, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन का डिमांड है, तो ऑक्सीजन का डिमांड कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करेंगे, ठीक। ऑक्सीजन का डिमांड कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे, और तब करेंगे बेटा जब उसे बहुत ज्यादा आपका ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, क्लियर है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा मतलब पोल्यूशन ज्यादा। पर्पस क्या रहता है, BOD कम करना। इस पूरे का पर्पस क्या रहता है, ये हमें पता कैसे चलता है कि हमारा पानी साफ हो गया, उसका BOD क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, उसका BOD कम हो गया, समझ में आया। अब जो मैं बताया थोड़ा सा आपको सक्सेशन वाला बताऊंगी, वो बस सुन लो, उसमें लिखना कुछ नहीं है। जब एकदम आपका कोई साफ वाटर बॉडी रहता है, ठीक है, जब आपको कोई तालाब है बहुत साफ है, तो उसका पानी आपको क्लीन तो दिखेगा ही, साथ ही उसका पानी ठंडा रहेगा, ठीक है। जो आपका न्यूली फॉर्म्ड वाटर बॉडी है ना, उसका पानी ठंडा भी रहता है और वो थोड़ा साफ दिखता है। लेकिन जैसे जैसे ना टाइम पार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे जैसे टाइम पार होता है तो क्या होता है, जो भी प्लांट्स है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, वो मर रहे, पानी में मिल रहे, तो पानी का लेवल धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है।
तो पानी का लेवल कैसे बढ़ रहा है? ये हमारा पहले समझो वाटर बॉडी था, ठीक है, ये हमारा वाटर बॉडी था और इस पे एकदम क्लीन पानी। टाइम के साथ साथ क्या होता है, टाइम के साथ साथ क्या होता है, जो यहाँ पे साइड में प्लांट्स वगैरह थे, ठीक है, वो सब मर गए, जो प्लांट्स अंदर में थे वो भी मर गए। धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे में सॉइल का लेयर जमने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, सॉइल का लेयर जमने लगा और पानी का लेवल बढ़ने नहीं लगा, कम होने लगा, ऊपर आने लगा और कम होने लगा। ये सॉइल बनने लगा तो ऊपर में पानी का लेवल क्या होने लगा, कम होने लगा और पानी आपका गर्म होने लगा। पानी आपका पहले ठंडा था, पानी अब आपका क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब यहाँ पे आपके दूसरे प्लांट्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स ग्रो करेंगे और विथ टाइम, टाइम ज्यादा बहुत ज्यादा लगता है, थोड़ा बहुत टाइम में नहीं होता है ये कि आप ऐसे नहीं कि अभी आप एक तालाब देख रहे हो और आज से 10 साल 20 साल बाद आप वहाँ पे फॉरेस्ट देख लोगे, वैसे नहीं होता है। 100 साल बाद 150 साल बाद एक तालाब कन्वर्ट हो जाते हैं फॉरेस्ट में। एक पॉन्ड था वो और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझ में आया कैसे हो रहा है कन्वर्ट? इस तरीके से जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें रहेगा, जैसे सॉइल क्यों बन रहा है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एजिंग बढ़ रहा है। इस वाटर बॉडी का क्या हो रहा है, एजिंग बढ़ रहा है। तो आप मुझे बस एक चीज बताओगे, इतना ही था आपका सक्सेशन में, ये बताओगे बीओडी ज्यादा है इसका कि बीओडी कम है? इसमें बीओडी ज्यादा होगा कि कम होगा? बीओडी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपका वाटर बॉडी क्लीन है, ठंडा है, मतलब उसका बीओडी आपका कम है, वो साफ पानी है। लेकिन अगर आपका वाटर बॉडी गंदा हो रहा है ना, इसका मतलब उसमें बीओडी बढ़ रहा है और बस एक ही टारगेट है, बीओडी को कम करना। ये पूरा प्रोसेस है। एक बार 5 मिनट टाइम लो, बुक से पढ़ लो, फिर मैं लिखवाती हूँ। बुक में दिया हुआ है बेटा, बुक में जो दिया हुआ है ना वो बहुत सफिशिएंट भी है, एक बार बुक से पढ़ लो। बायो में क्या क्या टॉपिक बच रहा है? लास्ट चैप्टर इसमें 3 टॉपिक या 4 टॉपिक बच रहा है। क्या क्या और बच रहा है? एक तो बायो फर्टिलाइजर है, एक बायोगैस है और एक और बायो फर्टिलाइजर है, एक बायोगैस है और एक और क्या है यहाँ पर है, अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर और बायोगैस, बस ये 3 टॉपिक जो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है लिखना, क्यों? अच्छा ठीक है, आप लोग मुझे ये बताओ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड कनेक्टेड नहीं है, दोनों चैप्टर देखा जाए दोनों चैप्टर अलग अलग है, एक में प्रोसेस और एक में बस आपको मेथड्स जानना है। ये चैप्टर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? फॉस्फेट, ये चैप्टर भी हमें लिखना था, छोड़ो ये, मुझे ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आता है। मॉलिक्यूलर बेसिस, अभी तो बायोटेक पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी बोल रही हूँ, बायोमॉलिक्यूल्स, मुझे अच्छा लगता है ये चैप्टर पढ़ाने में। बायोमॉलिक्यूल्स आप लोग बोले, आप लोग पढ़े ही नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है और अपेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये 3 चीज होता है। फॉस्फेट, शुगर जो कि हमारा पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस, क्लियर है? नाइट्रोजनस बेस 5 टाइप का है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। पेंटोज शुगर कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर है। तो राइबोज किसके केस में? आरएनए के केस में, और डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज। ये सब मिल करके क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्टेड है, बॉन्ड का नाम बताओ। हाँ, फॉस्फोडाइस्टर।
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाँ, हम लोग वाटर निकालते हैं और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, वाटर निकालते हैं। बेटा देखो, जब भी आपका बॉन्ड बनेगा ना, जब भी बॉन्ड बनेगा वहां से पानी आप लोग रिमूव करोगे, चाहे आपका वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बने, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपके शुगर के बीच में बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बने तब भी आप पानी निकालोगे, आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने तब भी पानी निकालोगे। इसको हम लोग बोलते हैं डाई फॉस्फोडाइज, हाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब क्या होता है, दो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, दो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, क्लियर है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनते हैं। समझ में आया? अब ये बताओगे, ये तो हो गया, इसके और इसके बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाँ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन कहां से आया, नाइट्रोजनस बेस से आया, हाँ नाइट्रोजनस बेस से आया, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस से, लेकिन ये एन नहीं है, नाइट्रोजनस बेस होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, और एन मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। आपका ना, रुको बताती हूँ ये बॉन्ड कैसे बनता है। ये हमारे एक राइबोज शुगर है, ये हमारा राइबोज शुगर है, इसका पोजीशन बताओगे 1 2 3 4 और 5। ये पता है इसको हम लोग 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। 3,5 क्यों बोलते हैं, हाँ डाई ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और एक 3 कार्बन यूज होता है और एक 5th कार्बन यूज होता है, क्लियर है। ये आपका शुगर मॉलिक्यूल बना और यहां से आप अटैच करने वाले हो क्या, फॉस्फेट। ये समझ में आया, ये क्या हुआ है, ये देखो एक 3rd कार्बन यूज हुआ है, एक कौन सा कार्बन यूज है, कार्बन नंबर 3, और ये कौन सा कार्बन नंबर है 5, इसीलिए नाम पड़ा ना 3,5 फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप या डाई मतलब दो, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। एक आपका ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, यहाँ से आपका एक पानी हटा है, क्यों, ये तो याद नहीं रहेगा, मैं बस ऐसे ही बता दी। और यहाँ पर एक दूसरा आपका ये निकल रहा है पानी, इसीलिए दो जगह ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड रखा है नाम। समझ में आया? राइबोज और डिऑक्सीराइबोज में क्या अंतर है, ये बस बेसिक्स है। राइबोज और डिऑक्सीराइबोज में किस में, हाँ आरएनए में ओ हटता है, सिर्फ ऑक्सीजन हटता है। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन बस हटता है, एच रहेगा, एच बॉन्ड रहेगा वहां पे। आरएनए आता तो है ये चैप्टर आप लोग को, इसके साथ रेप्लिकेशन, एंजाइम का नाम, हाँ मेन आप लोग क्या, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अच्छा जीनोम प्रोजेक्ट। इसके बाद आपका एक और चीज था लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैनोपेरॉन, वो सब आया था समझ में, लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैनोपेरॉन। अच्छा सच बताओ, ऑनेस्टली बताओ, समझना क्या इस चैप्टर में, क्योंकि मैं पूरा तो नहीं पढ़ाने वाली हूँ ना, रिविजन करवाने वाली हूँ, पूरा क्लास पूरा थोड़ी पढ़ाऊंगी। ये तो बेसिक्स अगर ये आ रहा है तो आप लोग इस चैप्टर में आएगा समझ में, क्योंकि लोगों को यही नहीं समझ आता, यहाँ पे आ जाता है केमिस्ट्री। अभी तो हमारा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हॉटस्पॉट क्या होता है ना, वैसा जगह जहाँ पे आपका डाइवर्सिटी थोड़ा ज्यादा और उस रीजन को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे आप अपने फोन को हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो हॉटस्पॉट एक रीजन है बेटा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका ये मोबाइल का टावर है और आपका हॉटस्पॉट ऐसे नहीं चाहते, ऐसे नहीं चाहते, वो इस रेडार में जाता है। वो कैसे जा रहे हैं,
इस रेडार में जा रहे हैं। ये आपका मोबाइल हॉटस्पॉट है, समझो क्या हो जा रहा है, ये आपका मोबाइल हॉटस्पॉट है समझो, ठीक है, और ये इस रेडार में जा रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहाँ पे पकड़ेगा, ए में, बी में कि सी में, ए में, बस यही चीज है। हॉटस्पॉट क्या है, डाइवर्सिटी आपका ज्यादा है, उस तरीके से डाइवर्सिटी ज्यादा है। ए में आपका डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पर आपका कोई भी एक्सटर्नल काम प्रोहिबिटेड है, कोई भी बाहर का काम आप नहीं कर सकते हो। यहाँ से आप टिम्बर नहीं कट कर सकते हो, यहाँ पर आप ग्रेजिंग नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप एजुकेशन के लिए भी नहीं जा सकते हो। कोर जोन है, कोर जोन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर आपका आता है बफर जोन। बफर जोन में थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, जैसे टिम्बर कटिंग कर सकते हो, ठीक है, आप अपने एनिमल्स का ग्रेजिंग करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप एजुकेशन वगैरह के लिए जा सकते हो, रिसर्च के लिए जा सकते हो। ये आपका दूसरा रीजन था। और ये तीसरा जोन, वैसे तो आपका कनेक्शन यहाँ भी, लेकिन बार बार कनेक्शन टूट रहा है, ये आपका वही चीज है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत घर वर भी बना सकते हो, यहाँ पे आप हाउसिंग वगैरह भी कर सकते हो। वो आपका क्या है, ट्रांजिशन जोन। हॉटस्पॉट आपका वहाँ भी पकड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपका बोलो ये कम है, रेडार का आपका पहुँच कम है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी उतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आप हाउसिंग वगैरह कर सकते हो, ग्रेजिंग कर सकते हो, लैंड वगैरह खरीद सकते हो। लेकिन आप इन तीनों रीजन में ना अपने मन से आप एनिमल्स को किल नहीं कर सकते, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड है इसमें तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। यही होता है हॉटस्पॉट। ये आपका इन सीटू कंजर्वेशन है, जहां पे डाइवर्सिटी था बस आप उसी जगह को प्रोटेक्ट करे हो। आ जाए इस पे वापस, सबको नींद आ रहा था इसलिए मैं उधर थोड़ा चली गई बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। मुझे ये बताओगे क्या समझना है उस चैप्टर में, मैं सब नहीं पढ़ाने वाली हूँ, जो टॉपिक बताओगे वही टॉपिक समझाऊंगी, पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाने वाले। अभी एक बार बता लो ताकि मेरे दिमाग में भी रहे। रेप्लिकेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हाँ, अच्छा पैकेजिंग, न्यूक्लियोसोम मॉडल, पैकेजिंग पूरा, तो रिविजन सिर्फ एक ही चैप्टर का हो पाएगा फिर? ठीक है, सिर्फ सुनोगे आप लोग, आधे लोग सोए रहोगे, ठीक है, ठीक है, पढ़ करके आना आप लोग। पहले इसको लिखते हैं, क्या नहीं लिखना है? ये सारे बेटा ऐसे टॉपिक्स है ना जो पढ़ के भी खत्म कर लो, सिर्फ एग्जाम से पहले रिवीजन करना। हाँ क्यों नहीं आएगा। और सबसे बढ़िया चीज ये सबको क्या पता है, आप इसको कहानी की तरह याद रख सकते हो। इसमें बताओ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम याद करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आपको बस उधर ही तक याद करना था। सबसे ज्यादा का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, बाकी इधर तो एक भी नहीं पढ़े हम लोग, इधर बस एक प्रोसेस पढ़े। एक बार आप लोग रिकॉल करो कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद लिखते हैं। चलो कोई एक जन बता दो, रिया तुम्हें बता दो पूरा प्रोसेस। फिजिकल फिर सेकेंडरी, हाँ बायोलॉजिकल, पहले फिजिकल फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। अंशु बताओ। अरे कोई बात नहीं, आप कोशिश तो करो, ठीक है, जो याद है बताओ। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन करें, स्टोन्स हटाए थे, हाँ, ग्रिट चेम्बर में डाले थे, नहीं, फिर सेडिमेंटेशन में डाले थे, सेडिमेंटेशन टैंक में, फिर इफ्लुएंट निकला था वहां से, उसको कहाँ डाले, सेकेंडरी में, हाँ, एजिटेशन चेम्बर में डाले थे। अब वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे बहुत सारे, एरोबिक, वो क्या काम कर रहे थे, हाँ, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे थे। और ये भी इससे साथ में बोलोगे कि बीओडी को घटा रहे थे, ठीक है। जो आपका वेस्ट वाटर है उसमें बीओडी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या करे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीओडी को घटा रहे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम हो गया। फिर आप इसको ट्रीट करके ना, फिर वही चीज है, आप फिर से एक सेटलिंग टैंक थे, सेटलिंग टैंक में आप डालें, ऊपर जो फ्लूइड बचे उसको डायरेक्टली पानी में मिला सकते हैं,
इनोक्यूलम लेकर के वापस से हाँ हाँ एजिटेशन टैंक में फिर से डालते हैं, और बाकी में एनारोबिक के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, और क्या होता है फिर उससे H2S गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वो फिर बायोगैस में यूज होता है। यही कहानी, जो कहानी की तरह याद करना, एक बार ये लिख लोगे ना खुद से तो याद हो जाएगा। लिख लो ना, अभी बहुत टाइम है, शायद हो जाएगा इतनी देर में। बेटा अच्छी बात है ना, जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 3 टॉपिक बचा है, तीनों छोटा छोटा, तो कल 1.5 टॉपिक हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे 2 कर लेने का।